जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जो 12वीं क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री वाली जो किताब चल रही थी अपनी, ये उसका पार्ट 6 है, बिपिन चंद्र वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिख साम्राज्य के बारे में हम शुरू करना था। उससे पहले हम थोड़े राजपूत समाज, बंगश या जाट या इस तरीके के कुछ बंगाल वाला इलाका, कुछ इलाके हम देख चुके हैं। अब उसी सीरीज़ में आगे चलते चलते हम सिखों के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपने देखा जाट समाज था, उसमें एक सूरजमल जी हुए थे। सूरजमल के समय पे जो जाट समाज था या साम्राज्य कह लो, वो अपने पीक पर था, अपने चरम पर था। एक मतलब कुशलता के मामले में यदि देखा जाए कि भाई सबसे कुशल जो शासक हुए वो सूरजमल थे। तो उसके बाद में जो सूरजमल की मृत्यु के बाद में इसका पतन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में हमने ये बंगश और पठान और रोहेला वाले जो इलाके मतलब साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ा। तो मतलब जो कानपुर और अलीगढ़ के आसपास का जो इलाका, फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द उनके बीच का इलाका, उस पे सब पे इनका अधिकार था। ठीक है, और ये जाटों से इनके लगातार टकराव होता रहता था। और ये अफ़गान वगैरह वाले साइड के लोग थे, अफ़गानी लोगों से अपने सिखों का भी काफ़ी टकराव हुआ। तो आके थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में, सिखों के बारे में, कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में चलाया। ठीक है, वह पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य छोटी जातियों के बीच फैल गया। जो पंजाब के जाट किसान थे और अन्य जो बाकी छोटी जातियाँ हैं उनके बीच में फैल गया। वह लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु गोविंद सिंह जी ने, मतलब गुरु हरगोविंद जी ने 1606 से 1645 ईस्वी के बीच में इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, ये गुरु हरगोविंद जी कौन थे? ये सिखों के छठे गुरु थे, सिक्स्थ। ठीक है, इन्होंने जो वहाँ के जाट और अन्य छोटे जातियों के लोग थे उनको इकट्ठा करके वहाँ सिख धर्म फैलाया और उसको एक कहना चाहिए लड़ाकू, मतलब कि वॉरियर के रूप में जो है सिखों को बदलने का काम करा था इन्होंने, हरगोविंद जी ने। ठीक है, जो गुरु सिख धर्म की जो स्थापना थी वो 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने करी थी। अब हरगोविंद जी जो थे वो 1606 से 1645 के बीच में इन्होंने मतलब लीडरशिप करी थी इनकी। तो इन्होंने, हरगोविंद जी ने तो इसको, जो सिख लोग थे इन लोगों को वॉरियर के रूप में, वॉरियर सेंट एक तरह से बना दिया था, लड़ाकू। उसके बाद में क्या हुआ कि मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी आए। फिर इनके 1666 से लेकर के 1708 के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बन गए। ठीक है, तो पहले क्या बने थे? ये वॉरियर बने थे और उसके बाद में 1666 से लेकर 1708 के बीच में ये एक राजनीतिक ताकत भी बन गए, राजनीतिक हो गए, मतलब फौजी टाइप की ये बन गए थे 10वें गुरु के, गुरु गोविंद सिंह जी। औरंगजेब की फौजों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। आपने देखा होगा जब औरंगजेब आया उसके बाद में और जो भी लोग आए, बहादुर शाह आया या फ़र्रुख वगैरह, जितने भी लोग आए सभी लोगों ने सभी हिंदू राजाओं के साथ जो है मेल मिलाप रखा, लेकिन सिखों के साथ अपनी दमन वाली नीति उन्होंने हमेशा जारी रखी। तो सिख बेचारे सभी के साथ मतलब इनकी टकराव वाली पॉलिसी रही और सभी से ये युद्ध करते रहे, इनको जितने भी मुग़ल शासक आए उनसे। तो 1699 से लेकर के गुरु से लगातार लड़ाइयाँ ही लड़ी इन्होंने बेचारों ने। तो गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में गुरु की जो परंपरा थी वो ख़त्म हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा सिंह ने अपने हाथों में ले लिया था। आपको याद होगा, जो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले, कि भाई गुरु गोविंद सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी तो गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद उनका एक शिष्य था बंदा बहादुर, तो उन्होंने जो है नेतृत्व किया, ये इनका एक स्टूडेंट था। ठीक है, अब ये बंदा सिंह जी जो थे ये बंदा बहादुर के नाम से जो है काफ़ी फेमस थे। ठीक है, बंदा ने पंजाब के किसानों और नीची जातियों के लोगों को एकजुट किया। अब देखो देखो ऊपर हम इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब स्पेशली सिख धर्म के बारे में नहीं, इसमें ये था, कहाँ गया, यहीं कहीं आया था ये रहा। जब बहादुर शाह, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह उसने क्या काम करा कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके साथ मेल मिलाप, मतलब फ्रेंडशिप रखी।
उनकी गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जब बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में बहादुर शाह के साथ उनकी नहीं जम पाई, ठीक है, तो उन्होंने जो है सिखों के पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया बंदा सिंह बहादुर जी ने, ठीक। और उससे पहले ऑलरेडी फौजी ताकत और वॉरियर सिख लोग बन ही चुके थे। अब आगे कहाँ गया जी, कहाँ चले गए हम, चौड़ी सड़कें ये रहा, ठीक है। तो ये वही उसी के पैरेलल में जो जो चीज़ें चल रही थी ये उसी बारे में बताया जा रहा है कि उस वक्त जब मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर था उस वक्त बाकी अन्य राज्यों में कौन कौन क्या क्या कर रहा था, ठीक है। तो उसने बंदा सिंह बहादुर जी ने क्या काम किया कि जो अलग अन्य किसान हो गए, अन्य नीची जातियाँ हो गई, उन सबको एकजुट किया और मुग़ल फ़ौज के ख़िलाफ़ 8 साल तक जोश खरोश के साथ गैर बराबरी की लड़ाई चली। उसे 1715 में पकड़ लिया गया, जो बंदा सिंह बहादुर जी थे, तो उन्हें 1715 में पकड़ लिया और उनका कत्ल कर दिया गया। उसकी असफलता के अनेक कारण थे, जैसे कि मुग़ल शासन अभी भी काफ़ी शक्तिशाली था। पंजाब के संपन्न वर्ग और ऊंची जातियों के लोगों ने उसके विरोधियों का ही साथ दिया, क्योंकि वह नीची जातियों और गांव की गरीब जनता की हिमायती था। क्योंकि वह जो बंदा सिंह बहादुर जी थे वो किसान हो गए या छोटी जाति के लोग हो गए या जो गरीब जाति हो गए, बेसिकली छोटी जाति वही है जो गरीब है, बाकी हर जाति में जो छोटे बड़े हैं और समझदार मूर्ख हर तरह के लोग होते हैं। ये एनसीईआरटी की भाषा है इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे नहीं तो ये चीज़ तो आप भी देख पा रहे हैं और हम भी, और ये जग जाहिर है जो शक्तिशाली है उसकी कोई जाति नहीं होती और छोटी जाति सिर्फ एक ही है, गरीबी। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, आप तो ही आपकी जाति छोटी है, आपके कोई अधिकार भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जीवन आपका डर डर के ही जीने में निकल जाएगा, ठीक है। और यही वास्तविकता है, भले ही राजनेता लोग कितना भी जातिगत नफरत फैला दें किसी भी नाम पर, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि छोटी जाति सिर्फ एक ही है, वो गरीबी है, ठीक है। चलिए खैर, तो इन्होंने बंदा सिंह बहादुर जी ने क्या काम करा कि किसान हो गए और अन्य छोटी जाति के लोग जो हो गए उन सभी लोगों को एक किया, और जो गरीब जनता थी, ठीक है, और मुग़लों के ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ाई बोल दी। जब मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई बोली तो इनका जो है देहांत, मतलब उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी 1715 ईस्वी में। तो 1715 ईस्वी में पकड़े गए, 8 साल तक जो है ये युद्ध चला और ये फाइनली इनको मार दिया गया, ठीक है। अब इनकी मौत के कारण के बारे में देखें तो अन्य जो बड़ी जातियों के लोग थे या जो मैं कहूँ मालदार लोग थे, वो जो है उन मुग़ल शासकों के साथ ही थे, इनके विरोधी थे। दूसरा, मुग़ल शासक अभी भी, भले ही औरंगजेब मर गया हो, लेकिन अभी भी शक्तिशाली था, वो इनकी तुलना में काफ़ी शक्तिशाली था, ठीक। आगे देखो, अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण वह मुग़ल विरोधी समस्त ताकतों को एकजुट नहीं कर सका। जितनी भी मुग़ल विरोधी ताकतें थी उनको एकजुट नहीं कर सका था कि धार्मिक कट्टरता की नहीं, हमें तो मतलब सिख लोगों का ही साथ चाहिए, हम अपने किसी और की मदद नहीं लेंगे। खैर, नादिर शाह, अब ये नादिर शाह वही नादिर शाह है, आपने पढ़ा कितनी बार इसने अटैक किया था। नादिर शाह ने मुग़ल साम्राज्य पर कई बार अटैक किया, सब कुछ लूट कर ले गया ये नादिर शाह। उसके बाद ही तो मुग़ल साम्राज्य का बेसिक जो मतलब मेन वाला पतन स्टार्ट हो, बिल्कुल ख़त्म हो गया मुग़ल साम्राज्य, वो इसी के अटैक के बाद में ही ख्याल होना चाहिए स्टार्ट हुआ मेन। जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई गड़बड़ी सिखों को फिर से उठ खड़ा होने का मौका दिया। जब नादिर शाह ने अटैक करा तो मुग़ल तो वैसे ही ऑलरेडी कमज़ोर हो गए, थोड़े से कमज़ोर तो हो गए थे, इसके अटैक के बाद में तो बिल्कुल ही गए मिट्टी में मिलने वाली मतलब नौबत आ गई। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब वो कमज़ोर हुए सिखों ने फिर से सिर उठाया, ठीक है। आक्रमणकारियों, हालांकि सिर पहले से उठा हुआ था, लेकिन उठ खड़े हुए लड़ने के लिए, बगावत एक तरह से। तो आक्रमणकारियों की फ़ौजों के आगे बढ़ने पर सिखों ने बिना कोई भेदभाव किए सबको लूटा, धन तथा सैनिक शक्ति इकट्ठा की। अब्दाली के पंजाब से वापस जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ किया। जब अहमद शाह अब्दाली था वो पंजाब से चला गया तो राजनीतिक रिक्तता जो हुई उनको भरना ही स्टार्ट किया। उन्होंने 1765 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में कर लिया। 1765 से 1800 के बीच में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पंजाब और जम्मू वाला इलाका जो है अपने उनके काबू में आ गया। सिख 12 मिसलों या संघों में संगठित थे जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। 12 मिसलें मतलब संघ हुआ करते थे, ये अलग अलग सूबे में जो है काम करने के लिए संघ बनाए हुए, तुम इस सूबे में काम करोगे, तुम इस सूबे में, फिर हर संघ में अलग अलग
पद दे दिए, ठीक है। तो ये मिसल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते थे। मूलतः वे समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। अच्छा, एक चीज़ देखी जो हमने अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि और जैसे नवाब सिराजुद्दौला के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें भी और भी लोग, अपने ही लोग गद्दारी कर रहे थे। उनका किसी का वजीर ने गद्दारी कर दी, किसी का राजा वजीर के खिलाफ हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। उनके हारने का कारण ये था कि उनके अपने ही लोगों ने उनके साथ गद्दारी कर दी। लेकिन यहाँ सिखों में एक चीज़ है, सिखों में किसी ने गद्दारी का नहीं सुना कि भाई इनके साथ गद्दारी की, अपने ही इनके लोग हुए जिन्होंने, जो जाके बाद में मुग़लों से मिल गए, ठीक है। तो अभी तक जो लड़ाई हुई, युद्ध हुए, ये हारे, बंदा सिंह बहादुर जी की मृत्यु हो गई, लेकिन गद्दारी किसी ने नहीं की, ठीक है। तो किसी मिसल के अब इसमें ये भी है कि 12 मिसल थे, 12 का 12 मिसल एक दूसरे के साथ मतलब मिलजुल के और एक दूसरे के साथ पूर्णतः सहयोग के साथ काम कर रहे थे, जैसे कि लिख रहा, जो मतलब ये लिख रहा उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, मेरे को जो विचार है वो इसके आधार पर बने। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ ऐसा ही हुआ था, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, ठीक है। ये किताबें जो लिखी जाती हैं ये भी एक आइडियोलॉजी बेस पर लिखी जाती हैं, एग्जैक्टली तो कोई भी वहाँ पर मौजूद कभी होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी बातें जो हैं 80 से 90% सत्य होती हैं, बाकी ये नहीं है 100% ये सत्य हैं, ठीक। अब जैसे कोई मूवी चलती है, मूवी में क्या दिखा देते हैं कि जी हम तो वहाँ मौजूद थे और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ, नहीं, मूवी वालों को तो 1-2% ही पता होगा। गुज्जर का फोन सुबह सुबह, हाँ गुज्जर के, हाँ जी। तो कहाँ थे हम? मूलतः वे सामान्यतः समानता के सिद्धांत पर आधारित थे, ठीक है, जो सिख लोग थे, ठीक। वे जो मतलब मिसल के बारे में कि 12 मिसल थे और वो संघों में व्यवस्थित थे, वो सभी मिसल एक दूसरे के मतलब पूरे हेल्प करते थे, पूरा सहयोग देते थे, ठीक। अब किसी मिसल के मामलों पर विचार करने और उसके प्रधान तथा अन्य अधिकारियों को चुनने में सभी सदस्य समान रूप से हिस्सा लेते थे, ठीक है। कोई मिसल है, उसका अधिकारी बनाना है, मतलब नौकरी टाइप की एक तरह से कि सरकारी नौकरी, मिसल सरकारी संस्था हो गई ना, क्योंकि इसको पब्लिक अफेयर मतलब पब्लिक की जनता के लिए ये बनाए गए हैं, जनता के भलाई के लिए, तो ये सरकारी संस्था टाइप की हो गई। तो वहाँ पर नौकरी जो लगेगी, अधिकारी जो लगेंगे, उनके प्रधान की जो नियुक्ति होगी, उसमें सभी सदस्य जो है हिस्सा लेते थे वहाँ के, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि मिसलों का जनतांत्रिक और एकुलिन चरित्र लुप्त हो गया, एकुलिन चरित्र, और शक्तिशाली प्रधानों, सामंतों और सरदारों तथा जमींदारों ने उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया। आ गई यहाँ पर भी वही चीज़ अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे। धीरे धीरे उनका जो चरित्र था, उनका लॉयल्टी थी, वो सब लुप्त हो गई और उन पर भी वही चीज़, शक्तिशाली प्रधान हुए, सामंत वगैरह, इन सब ने कब्जा कर लिया। भाईचारे की भावना और खालसा की एकता भी लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान जो था वो निरंतर आपस में झगड़ते रहते थे और उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर लिया। प्रधान, ये जो 12 मिसल थे, इन मिसलों के प्रधान आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो भी लड़ने लग गए। तो मतलब माया की शक्ति है ये, या कहूँ शक्ति की माया है खैर, रणजीत सिंह के अधीन पंजाब, रणजीत सिंह काफ़ी कुशल और काफ़ी काबिल जो है लीडर हुए, ठीक है। 18वीं सदी के अंत के में जो सुकेर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली, वह एक ताकतवर और साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक तथा चतुर कूटनीतिज्ञ थे। वह जन्मजात ही नेता था। उसने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। उसने सतलुज के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम किया। तो वो कौन थे? रणजीत सिंह जी थे, ये बैठे रणजीत सिंह जी इधर साइड में, ठीक है। तो ये काफ़ी कुशल थे, जन्मजात नेता थे। इन्होंने सभी जगह जो बाकी जो मिसल थे उन सभी को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। और 1799 के आसपास और 1802 में मतलब अमृतसर, पंजाब वगैरह सभी इलाकों पे जो है अपना कब्जा कर लिया, मतलब अपना अधिकार कायम कर लिया, ठीक है, अपने अधीन। बाद में उसने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान
को भी जीत लिया, वह काफ़ी राज्य जीत लिए, वह कश्मीर जीत लिया, पेशावर जीत लिया, मुल्तान भी जीत लिया, अमृतसर भी जीत लिया, लाहौर भी जीत लिया इन्होंने, रणजीत सिंह जी ने। ठीक है, हुआ क्या कि पुराने सिख प्रधान बड़े जमींदार और जागीरदार बना दिए गए। उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया गया। ठीक है, तो जो मुगलों की व्यवस्था चली आ रही थी उसने उसमें परिवर्तन किया नहीं, भू राजस्व वाली, और उसका जो हिसाब था वो 50% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया जावे। हाँ, रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रे पर एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। जो यूरोपीय प्रशिक्षक थे यूरोपीय ढर्रे पर, मतलब काफ़ी शक्तिशाली फौज उसने तैयार कर ली थी। ठीक है, उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी वो यूरोपीय स्टाइल में दी गई, यूरोपियन के अकॉर्डिंग। अब हुआ क्या कि उसकी नई फौज केवल सिखों तक ही सीमित नहीं थी, उसने गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोगरों, पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती कर लिया। जो बाकी, जैसे पहला क्या था कि भाई जब इनका मुगलों के साथ शुरू में युद्ध हुआ, ठीक, जिसमें बंदा सिंह बहादुर जी हार गए थे और उनको मार दिया गया था, उस समय क्या था कि इनकी अपनी धार्मिक कट्टरता वाली जो पॉलिसी थी कि भाई हम सिर्फ अपने धर्म के लोगों को ही जो इसमें शामिल करेंगे, सिख लोगों को। तो इसने वो चीज़ बदल दी, इसने सभी को और लोगों को भी जो है शामिल किया, गोरख हुए, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा वगैरह ये सब। ठीक, उसने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले। तोप बनाने के मतलब ये नेक्स्ट लेवल का ही बंदा था। इन्होंने मतलब कहते हैं दूरदर्शिता वाली सोच। ठीक है, तो तोप बनाने के कारखाने खोल डाले और उनमें मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया। कहा जाता है कि उनकी फ़ौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फ़ौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज का था। लो बताओ, अंग्रेज़ों के बाद में दूसरी सबसे ताकतवर, सबसे अच्छी फ़ौज इनकी रणजीत सिंह जी की थी। इन्होंने जो है तोप के कारखाने वगैरह लगा दिए थे लाहौर में, और वहाँ काम पर वहाँ के मुस्लिम लोगों को रख लिया था। ठीक है, आगे क्या है कि जी रणजीत सिंह बखूबी अपने मंत्रियों और अफसरों का चुनाव करता था। उसका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। धर्म के मामलों में वे सभी सहनशील था, उदारवादी था। न केवल सिख बल्कि मुसलमान तथा हिंदू संतों को भी वह सम्मान, आदर और संरक्षण देता था। धर्मपरायण सिख होते हुए भी यह कहा जाता है कि वह अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपने लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था। क्या बात है यार, मतलब बहुत ही मैं तो क्या ही बोलूँ, महान सोच और महान विचार और महान व्यक्तित्व उन सबसे बढ़कर। उसके अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान और हिंदू थे। बहुत सारे मतलब ऊंचे ऊंचे पदों पर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वो धर्म निरपेक्ष की तरफ मतलब उनकी सोच थी, धर्म निरपेक्ष टाइप के थे। उनके कोई एक धर्म की भाई हम सिख हैं तो हम सिख धर्म को ही सिर्फ प्रमोट करेंगे, ऐसा नहीं था। सभी धर्मों के लोग जो हैं उन्होंने सबके साथ बना कर रखी, सबको अच्छे पद भी दिए। उसका सबसे प्रमुख और विश्वास पात्र मंत्री फ़कीर अजी उद्दीन था। उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही उत्पीड़ित थे जितना हिंदू मुसलमान का किसान था। वस्तुतः रणजीत सिंह के अधीन एक राज्य के रूप में पंजाब का ढांचा 18वीं शताब्दी के अन्य भारतीय राज्यों की तरह ही था। ठीक है, जिसमें सभी धर्म के लोगों को बराबर सम्मान मिलता था। उन्होंने क्या किया कि भाई जब किसान लोग परेशान थे तो सभी धर्म के किसान परेशान थे। ठीक है, उसके बाद देखें कि जब 1809 में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को सतलुज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरब के सिख राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया, तब क्या हुआ कि उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पास अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। अब यही हुआ कि 1809 में जो सतलुज नदी थी उसको पार करने से मना कर दिया। तो बाद में कुछ ऐसा नियम बनाया था कि इन्होंने, जैसे ये सतलुज नदी है तो इसके ऊपर वाला इलाका सिखों का, नीचे वाला इलाका अंग्रेज़ों का। ठीक है, इन्होंने कि भाई हम एक दूसरे के इलाके में जो है ज़्यादा ताक झाक डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। ठीक है, संधि हुई थी ये, वो संधि के बाद में ऐसा हुआ भी आगे तक।
लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो एक बार ये अंग्रेज़ लोग जो थे वो आकर के सारे यहाँ बिल्कुल ये जो बॉर्डर था इस बॉर्डर पे आके बस गए, और यहीं ना इन्होंने अटैक किया ना कुछ करा, तो ये यहीं रुके रहे। अब ये जो यहाँ पर सिख समुदाय के लोग थे ये डर में थे कि भाई ये अटैक करेंगे। इन्होंने अटैक नहीं किया, ये बस यहाँ यहाँ रहे, एक तरह से कह लो कि भाई बॉर्डर पे आके सब लोग हथियार लेके खड़े हो जाएं, अटैक नहीं कर रहे हैं, बस हथियार लेके खड़े हैं पूरा लाइन बना के। अब ये जो इधर सिख हैं ये सोच रहे हैं अब अटैक करेंगे, अब अटैक करेंगे, इन्होंने नहीं किया। अंत में इनका जो था बांध टूटा सब्र का और इन्होंने ही अटैक कर दिया। इन्होंने अटैक करा तो फिर भाई वो जो मतलब एक तरह से संधि हुई थी वो टूट गई। अंग्रेज़ों ने भाई हमने तो अटैक करा नहीं, तुमने अटैक करा, तुमने संधि तोड़ी, अब फिर तुमने तोड़ दी तो हमने भी तोड़ दी। फिर उन्होंने अटैक करा और जो है उसके बाद तो फिर पता ही है आपको क्या होगा, अंग्रेज़ों के साथ तो नहीं लड़ पाएंगे। तो यही हुआ कि 1809 में जो है अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को सतलुज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूर्व के सिख राज्य जो थे अपने संरक्षण में उन्हें ले लिया। तब उसने चुप्पी साध ली। कारण क्या था कि भाई उन्हें महसूस हो गया कि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं है उनके पास इतनी शक्ति। इस प्रकार उसने अपने राजनयिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के जरिए अपने राज्य को अंग्रेज़ों के अतिक्रमण से बचा लिया। ये बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन था। होता ना कि भाई नहीं भिड़ो, पूरा राज्य खत्म हो जाता, कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाते कोई। आप यार एक चीज़ देखो ना, आप शक्ति के सामने नहीं टिक पाते। आपको दिख रहा है, मान लो एक पत्थर है, कोई बहुत मजबूत पत्थर है, बहुत ही मजबूत, ठीक है, वो सोचे कि भाई मैं काफ़ी मजबूत हूँ, जो पत्थर किसी इंसान के मार दो तो उसका घट्टा खोल देवे। और वहीं पे आप देखो कि कोई स्टील या लोहे की चीज़ है, उसे किसी के मारो तो वो भी घट्टा खोल देगी। लेकिन अगर ये पत्थर और स्टील आपस में लड़ने लग जाएंगे तो जीतेगी तो स्टील ही भाई, भले ही पत्थर कितना ही मजबूत हो, लेकिन दिख रहा है कि स्टील। तो वही था कि स्टील के बाद में आप देख लो कि दूसरे नंबर पर जो है ये सिख सरदार थे ताकत के मामले में, लेकिन ब्रिटिश लोग उस समय पे ज़्यादा डेवलप थे, ठीक है। और जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, वो हर जगह, हर जहाँ भी वो कब्जा करने जा रहे हैं, जहाँ पे भी वो युद्ध कर रहे हैं, वहाँ के अपने ही लोग जो थे उन लोगों को अपने साथ मिला लिया करते थे। और वही गद्दारी कर देंगे तो ब्रिटिश लोग तो जीत ही जाएंगे, वो कोई भी है, ठीक है। तो विभीषण जब वो ढूंढ ही लेंगे तो फिर तो ब्रिटिशर ही जीतेंगे। खैर, मगर वह विदेशी खतरों से उनको हटा नहीं सका। उसने उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य जब सत्ता के तीव्र आंतरिक संघर्ष का शिकार हो गया, तब अंग्रेज आए और उन्होंने उसे जीत लिया। देखा, अंग्रेजों ने भी कब जीता, जब सत्ता मतलब आंतरिक संघर्ष सत्ता के लिए, वही कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, इस सब में आए और भाई फिर तो आपको पता ही अंग्रेज लोगों ने जीत लिया, ठीक। मराठा शक्ति का उत्थान और पतन। मराठा के बारे में आ जाओ, अभी हमने सिख के बारे में पढ़ा, तो सिखों में जो रणजीत सिंह जी थे वो काफ़ी ताकतवर थे, काफ़ी कुशल थे। उनके समय में अब सिख साम्राज्य अपने पीक पर था। अब मराठा शक्ति के बारे में पढ़ें तो पतनोन्मुख मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज्य से मिली, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। असल में मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को भरने की शक्ति केवल उसी में थी। जो मुगल साम्राज्य के बाद में जो राजनीतिक रिक्तता आई थी उसे भरने की शक्ति केवल मराठाओं में थी। यही नहीं, उसने इस कार्य के लिए जरूरी कई प्रतिभाशाली सेनापतियों और राजनेताओं को पैदा किया, मगर मराठा सरदारों में एकता नहीं थी। वही इनमें देखिए, एक चीज़ कॉमन रही शुरू से लेके अब तक, फिर चाहे वो मुगलों का खात्मा हो या सिख धर्म के लॉस हो या जाट साम्राज्य या अब ये मराठा, एक चीज़ कॉमन रही कि मगर मराठा सरदारों में एकता नहीं थी, उनमें यूनिटी नहीं आ पाई। जब इनके जो रणजीत सिंह साहब थे इनकी डेथ हो गई, इनके मरने के पश्चात में जो आंतरिक द्वैध जो है, आंतरिक लड़ाइयाँ राज्य के अंदर चलने लगी कि मैं राजा, मैं राजा और मैं राजा। इसी बीच में उनमें एकता नहीं हो पाई और फिर बस वहाँ से इसका पतन स्टार्ट हो गया था उसके बाद में। अच्छा, मैंने मराठा और सिखों को एक कर दिया
तो थोड़ा ध्यान इस चीज़ में चला गया था ना, मैं थोड़ा सा ओवर कंट्रोल हो जाता हूँ यार मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, जब इस तरीके की आते हैं कि जनता खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, तो मेरा ध्यान उसमें चला गया था, क्षमा चाहूँगा। सिखों का तो हो गया था जब रणजीत सिंह साहब जो थे हालांकि यही स्टोरी रही उनकी भी, कि उनकी मृत्यु के बाद में जो है सिखों के अंदर भी आंतरिक असंतोष पैदा हो गया, सभी लोग आंतरिक मतलब लड़ने लग गए एक दूसरे के, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, और इस बात का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और अटैक कर दिया, ठीक है, और कब्जा कर लिया। उसके बाद में मराठा लोग भी काफ़ी शक्तिशाली रहे, लेकिन मराठाओं में भी सेम समस्या थी कि भाई उसके जो सरदार थे उनमें एकता ही नहीं थी, वो आपस में ही लड़ रहे थे कि मेरा वर्चस्व ज़्यादा है, मेरा वर्चस्व ज़्यादा है, और उनमें एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यक्रम नहीं था, जो एक मतलब एक यूनिटी बननी चाहिए उसके लिए उनके अब अंग्रेज़ों में क्या था, अंग्रेज़ लोगों में आपने देखा एक ही रानी थी, वो एलिजाबेथ करके क्वीन जो थी, उसने आदेश कर दिया और सब लोग आज भी उसी के आदेश पर, और सब लोग मतलब जो है कि भाई उन्होंने बोल दिया तो वही सर्वोपरि है, वही हमारे लिए आखिरी, जैसा कहते हैं ना हर लाइन के बाद में एक आखिरी शब्द होता है, और उस शब्द के बाद में आखिरी फुल स्टॉप आता है, उसके बाद में लाइन समाप्त होती है, तो वो फुल स्टॉप वही है महाराणा ने जो बोल दिया, ठीक है। तो उनको ये था नहीं किसी भी ब्रिटिश वालों को कि नहीं मुझे महाराज बनना है या मुझे महारानी बनना है, नहीं, उनको तो ये है कि हम अपने को तो ड्यूटी करनी है, अपन तो ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, बाकी जो लोग थे उनको महाराज बनना था, तो इसलिए वो सब लोग हारे गए, मारे गए, ठीक है। खैर, इसलिए वे मुग़लों की जगह लेने में असफल रहे, मगर जब तक उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म नहीं किया तब तक वे उसके खिलाफ लगातार लड़ाई करते रहे, ठीक है। तो मुग़लों की जगह वो इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उनमें आंतरिक अशांति, आंतरिक भेदभाव था, आपस में लड़ रहे थे, एकता नहीं थी, इसलिए वो मुग़लों की जगह नहीं ले पाए। लेकिन हुआ ये भी था कि मुग़लों से वो कंटिन्यू लड़ते भी रहे, और उन्होंने मुग़लों को अंत में जब तक वो ख़त्म नहीं हुए जब तक उनके साथ लड़ाई जारी रखी। शिवाजी के पोते शाहू को औरंगजेब ने 1689 से कैद कर रखा था। औरंगजेब उसके साथ, उसकी माँ के साथ, उसके धर्म, जाति तथा अन्य चीज़ों के साथ बुरी तरह ख्याल कर बड़ी शिष्टता, इज्जत तथा लिहाज के साथ पेश आया। उसको उम्मीद थी कि शायद शाहू के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो जाए। शाहू को 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद रिहा कर दिया गया। फिर जल्द ही शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, आपको याद होगा कि शाहू को तो भैया इन्होंने मुग़लों ने माना ही नहीं कि भाई जो रीति रिवाजों के साथ ये कि ये राजा बनेगा, इसको माना नहीं। उधर ताराबाई ऑलरेडी लीड कर रही थी, तो जब शाहू जी आए तो शाहू जी अपने समर्थकों के साथ जो ताराबाई के साथ मतलब आपस में ही लड़ने लग गए, ठीक है। ताराबाई ने अपने पति राजा राम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम में मुग़ल विरोधी संघर्ष 1700 से चला रखा था। वो मुग़ल विरोध तो कर ही रहे थे, फिर शाहू जी आए छूट कर इनके साथ भी लड़ने लगे। शाहू जी कह रहे नहीं मैं उत्तराधिकारी हूँ, ताराबाई कह रहे नहीं मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है। तो उनके बेटे थे शिवाजी द्वितीय, उनके नाम से जो है मुग़ल विरोधी संघर्ष 1700 से जारी रखा। अब क्या हुआ कि मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। वही चीज़ आ गई कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, भारतीय कोई नहीं है, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का हूँ, मैं जो है अरविंद केजरीवाल का हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, मैं भारतीय पार्टी का कोई नहीं है, भारत का कोई नहीं है, कोई भारतीय नहीं है। मैं कौन, मैं तो जी भाजपाई हूँ, मैं कौन, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आम आदमी पार्टी हूँ। कोई भारतीय भी है कोई भारतीय है? वही हाल है, इतिहास से कोई नहीं सीख रहा है। इतिहास में देखो कि सभी लोग सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया, और आज क्या हो रहा है, ये सत्ता के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष क्या मज़े ले रहे हैं। और जनता क्या कर रही है, अजी मैं तो भाजपा ही हूँ, मैं तो भाजपा का समर्थक हूँ, अजी मैं तो कांग्रेसी हूँ, अजी मैं तो आम आदमी पार्टी हूँ, अजी मैं तो ये हूँ, अजी मैं तो फलाना हूँ। कोई भारतीय भी है, कोई एक शख्स भारतीय भी निकल जाओ। हर मराठा सरदार के पीछे सिपाही थे जो केवल उसी के प्रति निष्ठा रखते थे। वही अगर वो सब एक हो जाते और सभी सिपाही एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखते तो शायद मराठा लोग मतलब अंग्रेजों के खिलाफ टिक पाते। उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले दोनों पक्षों से मूल भाव करने, अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया। उनमें से अनेक ने दक्कन के मुगल नवाबों के साथ मिलकर साजिशें भी की।
साहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच झगड़े के फलस्वरूप मराठा सरकार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। समझे? तो साहू वगैरह ये आपस में लड़ ही रहे थे। उनमें से काफ़ी लोगों ने, जो मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल लोग थे, उनके दक्कन साइड में मुग़ल नवाब थे, उनके साथ मिलकर साजिशें भी की। ठीक है, अब क्या हुआ, साहू और उनके प्रतिद्वंदी जो थे ऑपोजिशन वाले, वो आपस में लड़ रहे। उसके फलस्वरूप एक नई ही जो है व्यवस्था ने जन्म ले लिया। उसका नेता जो था साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। एक नई व्यवस्था बन गई। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो ब्राह्मण था। उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में आरंभ किया और धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा अधिकारी हो गया। साहू को अपने दुश्मनों को कुचलने के काम में उसने अपनी निष्ठापूर्ण और जरूरी सेवा दी। जो बालाजी विश्वनाथ थे, उसने साहू जी के दुश्मनों को खूब, मतलब साहू ने अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए इनका खूब जो साथ मांगा और इन्होंने दिया। बालाजी विश्वनाथ ने खूब साथ दिया, सब दुश्मनों को कुचल दिया। वह कूटनीति में बेजोड़ था तथा उसके अनेक बड़े मराठा सरदारों को साहू की ओर कर लिया। जो बड़े मराठा सरदार थे उन सभी को साहू की ओर कर लिया। साहू ने 1713 में उसे पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे साहू का और अपना आधिपत्य मराठा सरदारों और अधिकांश महाराष्ट्र पर कायम किया। अच्छा, बालाजी विश्वनाथ जी ने साहू और जो बाकी जो समर्थक लोग होंगे, इन सभी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था मराठा सरदारों पर और अधिकांश महाराष्ट्र पर। ठीक, अब देखो, जैसे कि 1713 ईस्वी की बात है, 1713, अभी चल रहा है 2026, तो मोटा मोटी 300 साल में मान ली, 300 साल। अब यार, जो समाज में कुछ बिजनेसमैन लोग हैं जो सिर्फ जातिगत नफरत घोलना जानते हैं, वो बोलते हैं, तो लगभग 300 साल के आसपास तक जो है, अब से 300 साल पुरानी बात है, केवल कोल्हापुर के दक्षिण के इलाके में पर राजाराम के वंशजों का शासन रहा था। जो कोल्हापुर है उसका दक्षिण वाला इलाका, दक्षिण को अंग्रेजी में क्या कहना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम, हाँ, साउथ वाला इलाका जो कोल्हापुर के दक्षिण वाला इलाका, साउथ वाला, वहाँ पर राजाराम के वंशजों का शासन रहा। पेशवा ने अपने हाथों में शक्ति का संकेंद्रण कर लिया और अन्य मंत्री तथा सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। वस्तुतः वह और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों को खूब फायदा उठाया। उसने दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए जुल्फिकार खान को राजी कर लिया और अंत में उसने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौते पर भी दस्तखत कर दी। वे सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज्य के हिस्से थे, साहू को वापस कर दिए गए। उसे दक्कन के 6 सूबों की चौथ सरदेशमुखी भी दे दिया गया। अब आप समझिए, सैयद बंधु आपने शुरुआत में पढ़ा होगा, राजा बनाने वालों के नाम से ये फेमस थे। इसने सैयद बंधुओं के साथ भी समझौता कर लिया और जितने भी इलाके शिवाजी वाले इन्होंने छीन रखे थे वो सभी साहू जी को वापस कर दिए गए, सभी वापस ले लिए। उसके साथ ही साथ 6 सूबों की चौथ और सरदेश मुखी भी दे दिया गया। उसके साथ बदले में साहू बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिक को देने और दक्कन में बगावत और लूटमार रोकने तथा 10 लाख रुपए का सालाना नजराना पेश करने पर राजी हो गया था। पैसा दे के खरीद लिए, मतलब पहले इलाका आ जाए, बाद में तो बाद में देखे रहेंगे। अभी हमारा जो भारत है उसको अखंड भारत बनाने के लिए कुछ 100-200 करोड़, 1,000-1,500 करोड़ रुपए अगर खर्च करने भी पड़ जाए और उसके बाद में रिजल्ट मिल जाए अखंड भारत, क्या दिक्कत है, बनाओ, करो। नाम मात्र के लिए ही सही, मगर वह पहले ही मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुका था। वह 1714 में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद गया तथा उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैयद हुसैन अली खान के साथ दिल्ली गया और फर्रुख सियार का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद भी उसने करी। दिल्ली में उसने और अन्य मराठा सरदारों ने
साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा और उनमें अपना प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने घेर लिया। मतलब कि साम्राज्य की कमजोरी को तो देख लिया उन्होंने, और उनकी महत्वाकांक्षा थी कि जो उनका प्रभाव है मराठाओं का, वो उत्तर की तरफ और बढ़ाया जाए। दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली के लिए बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को अलग अलग इलाके सौंपे। मराठा सरदार वसूल की गई रकम का अधिकांश अपने खर्च के लिए रख लेते थे। चौथ और सरदेशमुखी सौंपने की प्रथा ने इस प्रथा ने भी पेशवा को संरक्षण के जरिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सहायता दी। जाहिर सी बात है, जब पैसा आएगा तो शक्ति आएगी। पैसा आएगा, मान लो तुम्हारे पास, मान लो ये कोई लीडर है, इसने सैनिक रख रखे हैं, इसके पास 4 सैनिक हैं, A B C D। इसके पास अभी पैसा है कि 2-2 रुपये सबको तनख्वाह देगा। इन्होंने और चौथ वसूल करी, यहाँ के जो लोकल किसान जमींदार वगैरह लोग थे, इन्होंने चौथ दी और पैसा आया इसके पास, तो इसने इन जो लोग थे इन लोगों को भी नौकरी रोजगार दे दिया, जो ज़रूरतमंद होंगे उन्हें, तो और ज़्यादा वो बढ़ गया, सबको तनख्वाह पर रख लिया इसने, ठीक है। तो और शक्तिशाली बना ना ये। और जो लोग थे, साम्राज्य था, उनको नौकरी पर रखा तो वो भी रोजगार के अवसर पैदा हुए, तो वो लोग भी इसके प्रति थोड़े से वफादार होंगे। मैं एक किसी राज्य विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी एक शक्तिशाली बनाने के लिए पैसे की क्या भूमिका रहनी चाहिए। तो उसका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से ही होता होगा। बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी सरदारों ने उसके इर्द गिर्द जमा होना प्रारंभ कर दिया। आगे चलकर यही मराठा साम्राज्य की कमजोरी का मुख्य स्रोत सिद्ध हुआ। वही कि बड़ी संख्या में जो महत्वाकांक्षी सरदार थे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर इसके मरने के बाद में ये भी तो बोलेंगे कि भाई हाँ, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। ये लोग खुद ही षड्यंत्र करने लगेंगे। यही हुआ होगा। देखो अब तक यही पैटर्न चलता आ रहा है। उस समय तक वतनों और सरजामों जागीरों की प्रणाली ने मराठा सरदारों की शक्तिशाली स्वायत्त और केंद्रीय सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु बना दिया था। उन्होंने अब मुगल साम्राज्य के सुदूर इलाकों में अपना अधिकार जमाना आरंभ कर दिया। वहाँ वे धीरे धीरे कमोबेश स्वायत्त सरदारों के रूप में बस गए। इस तरह अपने मूल राज्य के बाहर मराठों की जीते मराठा राजा या पेशवा की सीधे अधीन केंद्रीय फौज द्वारा हासिल नहीं की गई, बल्कि उन्हें सरदारों की अपनी निजी सेनाओं द्वारा प्राप्त किया गया। जो मराठा लोग जीते थे वो केंद्रीय शक्ति के प्रभाव में नहीं जीते, बल्कि इस केंद्रीय शक्ति ने जो अलग अलग मराठा सरदार भेज दिए थे अलग अलग इलाके में, उनकी अलग अलग फौजें थीं, उन फौजों के आधार पर जीते। और वो उनकी प्राइवेट फौजें भी उन्होंने बनाई। जीत के दौरान सरदार बहुधा आपस में टकराते थे। अगर केंद्र सरकार उन्हें सख्ती से नियंत्रित करने की कोशिश करती तो वे दुश्मनों से मिल जाने की में भी नहीं हिचकिचाते थे। दुश्मनों में निजाम, मुगल या अंग्रेज कोई भी हो सकता था। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मराठा साम्राज्य के पतन का भी वही कारण रहा जो अब से पहले, और अंग्रेजों ने इस बात का हर राज्य पर कब्जा करने के लिए फ़ायदा उठाया। एक्चुअली में अंग्रेज का ताकतवर नहीं थे, बाकी राज्य कमज़ोर थे, बाकी राज्य की एकता कमज़ोर थी। राज्य भी कमज़ोर नहीं थे, उनकी एकता कमज़ोर थी, और अंग्रेजों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। मुगलों ने भी उठाया काफ़ी जगह, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर गया। उसकी जगह पर उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। युवा होने के बावजूद बाजीराव एक निर्भीक, प्रतिभावान सेनापति तथा महत्वाकांक्षी और चालाक राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया। बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ अनगिनत अभियान चलाए। पहले उन्होंने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाकों से चौथ वसूलने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। जो मुगलों को मतलब चौथ का अधिकार लेने के लिए उन्हें मजबूर करने की कोशिश करी, मजबूर किया विशाल इलाकों की चौथ वसूलने के अधिकार देने, ठीक है। मराठा राज्य को सौंप दो भैया उन इलाकों को। 1740 में बाजीराव मरा तब मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। देखा, जो बाजीराव आए थे तो इन्होंने भी गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड इन तीनों राज्यों पर अपना एकाधिकार करा था। मतलब कि कामयाबी इन्हें भी मिली थी काफ़ी, और उससे पहले जो है काफ़ी राज्य जीते जा चुके थे ऑलरेडी बालाजी विश्वनाथ द्वारा, ठीक है। तो कई हिस्सों पर एकाधिकार कर लिया था। इसी काल में मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवार ने प्रमुखता प्राप्त करी। 8 बजने वाले हैं भाई, 3 मिनट रह गए, कितना रह गया ये।
ये तो अभी है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी है मराठा साम्राज्य के बारे में। अब मैं इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये लाइन थी कि भाई जो बाजीराव प्रथम आए थे उन्हीं के शासनकाल के दौरान मराठों के जो गायकवाड़ हुए, होलकर हुए, सिंधिया या भोसले परिवार जो थे, उन सभी ने जो है प्रमुखता हासिल करी थी, मतलब फेमस हुए एक तरह से कहना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आगे का बाद में अगली वीडियो में कराऊंगा, अभी मेरे को ऑफिस के लिए निकलना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ठीक ठाक लगा होगा। बाकी जो अभी बहुत बड़े प्रोफेशनल लेवल के टीचर हैं, मैं कोई उस लेवल का तो हूँ नहीं, मैं तो उनके सामने बहुत ही नाम मात्र का मतलब अभी शख्सियत हूँ, नाम मात्र का व्यक्ति हूँ। बाकी जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इन वीडियोस को कराने का मकसद जो है वो ये है, जो प्रायोरिटी मेरी कि 23 पेज हैं और यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 29 हो गए हैं, और हमारे पास लगभग 250 पेज की किताब है। जल्द से जल्द इस किताब को ख़त्म करना, ताकि बाकी सब्जेक्ट इसके बाद में, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में और बाकी सब्जेक्ट्स उठाए जाएं, ठीक है। इसके बाद में मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफ़ी या पॉलिटी लेने का, तो देखते हैं। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत है जो कि लगभग 700 पेजेस की बुक है, तो वो उठाना कि मैं सोच रहा हूँ, या देखते हैं पहले ये ख़त्म हो 10-12 दिन में, उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वो सब्जेक्ट ले लूँगा। और हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो यही रहेगी कि एक ही पेज, मतलब एक ही किताब के एक ही पेज पर 10 घंटे नहीं लगाने, जल्दी 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 उसको रीड करके कंटेंट को कंप्लीट करना है, कंटेंट को कवर करना है, ताकि और सब्जेक्ट भी उठाए जा सकें। और ये किताब जैसे हम कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक बुक है स्टैंडर्ड बुक, उसके हमने कुछ नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स या स्टैंडर्ड नोट्स बना लिए, ठीक है। तो वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक ये रहता है कि यार इसके अलावा कुछ चीज़ छूट ना जाए। तो इस किताब में क्या है, मेरी कोशिश ये है, कोशिश क्या मैं कर भी रहा हूँ, लाइन बाई लाइन पढ़ने की, ताकि हर एक लाइन हमारी नज़रों के सामने से गुजर जाए। और लाइन बाई लाइन हम भले ही अगर हम इसकी सिर्फ रीडिंग भी करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझे ना या ये सब डिस्कशन ना करें, सिर्फ रीडिंग करें, तब भी एक एक लाइन हमारी आंखों के सामने से गुजर जाएगी और काफ़ी आइडिया लगेगा इससे, और ये किताब भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 8 बज गया, अलार्म भी बज गया। तो चलिए, जो भी है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।